हेलो वेलकम स्टूडेंट पवन साइंस स्टडी 01 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आ गए हैं साइंस के केमिस्ट्री एंड बायो का। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको जो है केमिस्ट्री एंड बायो के एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए बिना देरी किए बिना हम आप वीडियो की शुरुआत करते हैं और अभी सभी प्रश्नों का एनालिसिस कराते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए संचारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना और डी है विद्युत अपघटन। तो याद रखिएगा, जो धातु होते हैं, लोहा होता है, उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है संक्षरित होने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, जिंक का लेपित चढ़ाते हैं ताकि जो है वो खराब ना हो। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ए श्वेत, बी पीला, सी हरा और डी काला। तो याद रखिएगा, इसका जो रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का वो आपका श्वेत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। मतलब कि जब जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Zn की अभिक्रिया जब हम लोग जो है HCl के साथ कराएंगे तो ये कौन सा गैस समझ देगा। तो याद रखिएगा, Zn पे प्लस चार्ज होता है +2, ये Cl के माइनस वाले के साथ अभिक्रिया कर लेगा तब बच जाएगा H, जो आपका H2 गैस देता है। यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका C हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया कौन है। ये है NaOH + HCl, वो अभिक्रिया करके NaCl + H2O बना रहा है। यहाँ पे है NH4CNO, अभिक्रिया करके आपका क्या बना रहा है, H2CO NH2। फिर यहाँ है 2KC। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, वे टूट जाते हैं। देखिए इसमें टूटा हुआ कौन दिखाई दे रहा है आपको, ये तो 2KClO3, ये दो भागों में बटा है, 2KCl और 3O2 में। तो अपघटित कौन हुआ, विघटित कौन हुआ है, टूटा कौन है, तो ये वाला आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 5वां है Fe2O3 2Al अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3 2Fe। करा कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स यानी जो दो परमाणु जो है मिल करके एक कोई नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2 + O2 आपका H2O बना देता है, तो जो 3 और 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 बना दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो Al है यानी एल्युमिनियम है, ये यहाँ से ऑक्सीजन को जो है Fe यानी लोहा को उसके स्थान से हटा दिया है और जा करके बैठ के यानी विस्थापित कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। H2 और O2 मिलकर के 2H2O बना दिया है, 2Mg और O2 2MgO बना दिया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। यहाँ पर जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिल करके सिल्वर क्लोराइड और जो है सोडियम नाइट्रेट बना दिया है। यहाँ जो है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके 2HCl यानी कि जो है ये बना दिया है। देख लीजिए यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक विस्थापित होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे Ag जो है, Ag क्या किया, Na को हटा दिया और Na आ गया Ag की जगह पे। तो वही है यहाँ पे देखिए NO3 के साथ Ag है, तो देखिए NO3 के यहाँ पे कौन आ गया है, सोडियम आ गया है। फिर यहाँ पे NaCl, Cl के साथ Na था, सोडियम था, तो Cl के साथ अब कौन आ गया है, Ag आ गया, यानी सिल्वर आ गया है। तो याद रखिए यहाँ पे दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं, एक Ag और NO, दोनों जो है हट जा रहा है अपने स्थान से। तो यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। करा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है अवक्षेप के रूप में जो है क्या होता है आपका,
ये पदार्थ जो है विलयन से अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर वो विलेय होता तो अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता नहीं, तो अवक्षेप जो होता है ये आपका विलेय नहीं होता यानी अविलेय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके आपका ये बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2 और Cl2 मिल करके 2HCl बना दिया, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और H2 यानी जल बना दिया है। यहाँ क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट टूट करके जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है मुझसे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि एक परमाणु जो हाइड्रोजन होता है वो जुटता है और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कौन अलग हो रहा है, कहाँ किससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है? यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ के जो ऑक्सीजन है यहाँ अलग होकर हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, यानी हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का अलग होना ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण है H2Cl2 2HCl बना दिया, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है। अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा जब दो परमाणु जब मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो होता है संयोजन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के एक नए परमाणु यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? मतलब कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? जैसे लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो याद रखिएगा बायोगैस ईंधन का स्रोत आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं होगी। फिर अगला राइट आंसर अगला क्वेश्चन के देखें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो होता है जो वायु प्रदूषण होने पे होता है, तो इसमें कौन आपका जो है उत्तरदायी है उसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए? यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी आपके गैस है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर जो प्रश्न छूट गया था, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन से कथन सही है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बना दिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया? तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और अलग होगा तो अवकरण अभिक्रिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 का। तो चलिए हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वो आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चले। कह कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो याद रखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। मतलब संयोग करने का मतलब है कि अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा गोल्ड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 में चलिएगा, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? मतलब बॉक्साइट पूछ रहा है किसका मुख्य अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा लोहा का हेमेटाइट होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एल्युमिनियम जो है धातु का मुख्य अयस्क जो होता है आपका ये बॉक्साइट होता है। अगले प्रश्न की बात करें, चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन अगर हमको उसका कोई आभूषण बनाना होता है तो हम लोग 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है धातु दिया गया लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। यानी पूछ रहा है कि किसी चाकू से काटा जा सकता है, तो एक आपका सोडियम भी होता है जिसे चाकू से काटा जाता है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें।
अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो चलिए बाह्यतम शेल में क्या होता है, जैसे मान लेते कोई एक धातु ले लें, जैसे मैग्नीशियम ही ले लें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग निकालें, इसका परमाणु संख्या 12 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 2, 8, 2 निकलेगा। तो कह रहे हैं कि इसके बाह्यतम शेल में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो 2 हो गया। लेकिन वो किसी भी धातु के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिएगा किसी भी धातु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या 1, 2 और 3 होता है। 5, 6, 7 तक रहेगा तो क्या होता है, 5, 6, 7 रहेगा तो अधातु होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8 तो आपका जो आता है वो आपका अक्रियशील धातु होता है। यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। 21 में है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, P2, P8, P4। तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है आपका P4 होता है। वैसे ही आपका जो है ये कैल्शियम का पूछ दे तो Ca होता है। अगर ऑक्सीजन का पूछ दे तो O2 होता है, हाइड्रोजन का पूछ दे तो H2 होता है। ऐसे ही फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 22 नंबर का है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। अम्ल राज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी में। तो याद रखिएगा सोना जो है द्रव में घुलता है वो आपका अम्ल राज में ही घुलता है, क्या घुलेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है इसमें, मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है कि सोडियम है कि पोटेशियम है। तो याद रखिएगा सबसे इसमें जो है आपका पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यहाँ जो होता है सोना जो है 1 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बनाया जा सकता है। अगर जो हम लोग क्या करते हैं सोना से जो तार खींचते हैं, जितना लंबा खींचते हैं तो वो उसकी तन्यता होती है। क्या होती है, उसको तन्यता बोला जाता है। यानी सबसे तन्य धातु अगर माना जाए कहा जाए तो वो आपका सोना होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति होती है, मतलब धातु की प्रकृति कैसा होता है, धनात्मक होता है, विधनात्मक होता है कि विद्युत ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो धातु का जो होता है चार्ज हम लोग पढ़े हुए हैं वो प्लस होता है यानी धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किस रासायनिक यौगिक को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, जिप्सम को गर्म करने पे हम लोग को प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। अगले प्रश्न को देखें। रेजिया यानी जो है अम्लराज इसी को कहा जाता है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। तो याद देखिएगा इसका जो अनुपात होता है 3:1 होता है। अगर पूछ देगा कि अम्लराज का रासायनिक सूत्र लिखे तो आपका हो जाएगा, अम्लराज का रासायनिक सूत्र होता है 3HCl + HNO3। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है टोटली 3 के गुणांक में है और इसका जो गुणांक है यहाँ 3 होगा, HNO3 ये 1 होगा, इसलिए इसका अनुपात जो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3:1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कि धातु को जब हम लोग क्या करते हैं बजाते हैं उस पर ठक ठक की एक आवाज़ सुनाई देती है
टन की आवाज़ सुनाई देती है वो क्या होता है, उसका तन्यता कहलाता है कि ध्वनि कहलाता है, यानी सोनोरस भी इसको बोला जाता है, या आघातवर्धकता बोला जाता है। तो याद रखिएगा, तन्यता मतलब कि कोई धातु को गला करके जितना लंबा तार खींचा जा सकता है वो उसकी तन्य होती है। फिर आपका आघातवर्धकता है, मतलब कि जब हम लोग कोई धातु को क्या करते हैं, पीट करके चौड़ा करते हैं, तो जितना चौड़ा वो चादर बनता है वो उसकी क्या होती है, आपका आघातवर्धकता होता है। लेकिन यहाँ है ध्वनिक, यानी यही होता है कि अगर हम लोग धातु पे पीटते हैं तो टन की आवाज़ निकलती है, उसको ध्वनिक यानी सोनोरस बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, मतलब प्रकृति में सबसे कठोर कौन है, लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। तो याद रखिएगा, सोडियम और लिथियम को तो चाकू से काटा जाता है, और आपका जो हीरा है अधातु है, फिर भी जो है सबसे कठोर आपका पदार्थ है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। कुछ अधातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। अभी तो बताए हैं कि किसी धातु को पीट करके चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, तो उसका गुणधर्म क्या कहलाता है, तो उसका आघातवर्धकता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है। आणविक सूत्र दिया हुआ C2H6 है। इसमें अब सहसंयोजक बंधन पूछा कि कितना है। पहला है कि 6 सहसंयोजक बंधन होंगे कि 7, 8 या 9। तो C2H6 का हम लोग जो है ये बनाते हैं संरचना से होते, तो देख लीजिए इसका जो, और आपके 2 कार्बन हो गए। तो देखिए बंधन के लिए कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसलिए जो है आपका जो है एथेन के जो आणविक सूत्र होते हैं C2H6, उसमें कुल टोटल जो है 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्योंकि सहसंयोजक बंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन का निर्माण करते हैं, इसलिए सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब कितना है, 0.1% या 0.5% या 0.3% या 0.2%। तो याद रखिएगा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका वायुमंडल में 0.03% उपस्थिति है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, मतलब कि जो हम लोग ग्रुप पढ़े होंगे तो वही है। ग्रुप में पूछा कि बॉन्ड CHO होगा कि बॉन्ड COOH होगा कि बॉन्ड CO होगा या बॉन्ड NH2 होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पूछ रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोला जाता है इसे। तो बॉन्ड COOH आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बॉन्ड CHO को कहा जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये आपको कार्बोनिल हो जाएगा, और NH2 ये आपका एमीन ग्रुप हो जाएगा। चलिए समूह हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सी, बॉन्ड COOH। अगला है कि नीला थोथा यानी जो है तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है, और यहाँ पे ऑप्शन CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4, मतलब सब में है, यहाँ 4H2O है और यहाँ 10H2O है। तो यहाँ कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक यानी जो है इसको तुतिया भी बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न देखें। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, फिर कैल्शियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है इसका जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसी को टूथपेस्ट बोलेगा तो भी जो है इसका ही होगा। खड़िया का भी रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो एल्कोहल ग्रुप का जो आपका ये समूह जो होता है, क्रियाशील समूह होता है, वो आपका बॉन्ड OH होता है। तो देख लीजिए सब में OH तो है ही, तो इथाइल के लिए आता है जैसे कि कार्बन 1 का नाम होता है मेथ, कार्बन 2 का नाम होता है एथ, कार्बन 3 का प्रोप, तो यहाँ एथ कह रहा है ना, C2H5 और OH हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो याद रखिएगा
कि C6H6 है जो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, ये जो होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये जो होता है चारों तरफ से इसकी संरचना जो बनती है वो चारों तरफ से घिरी होती है। याद रखिएगा इस तरीके का बनता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा CHO जो होता है एल्डिहाइड हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है, मतलब जो उदग्र स्तंभ होता है यानी जो सोया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी का जो ये सोया हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आवर्त। अगर पूछ दे कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो उसको बोला जाएगा 7। अगर पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होता है। अगर पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो शून्य भी कह सकते हैं या उसको अक्रियशील कह सकते हैं। फिर कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम से जो पहला तत्वों का एक समूह है उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है आपका हैलोजन तत्व होता है जिसके चार्ज -1 होता है। कह रहा है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, वहीं जो अक्रियशील होता है सबसे अंतिम में होता है जैसे कि हीलियम, इसको याद रख सकते हैं हेने यरकर 0 रन, हेने यरकर 0 रन। अब जो है यहाँ इसको हे का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, के आर का क्रिप्टॉन, एक सी का जेनॉन, आर ई का रेडॉन होता है। तो यही होते हैं आपके शून्य समूह के तत्व। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हीलियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी की बनाई गई है उसका आधार, मुख्य आधार क्या है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा जो पहले जितने भी सारे आधुनिक सारणी बने वो सबके सब क्या थे? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। लेकिन अब की जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोस्ले के द्वारा दी गई है वो आपका क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, लोहे की परमाणु संख्या होती है 23, 26, 25, 24। तो याद रखिएगा लोहे की जो परमाणु संख्या होती है आपकी 26 होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो वहीं पूछा जा रहा है कि जो वर्ग होते हैं अभी जस्ट बताया हमने कि 18 होता है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होता है। ओजोन का जो परमाणु होता है उसका अणु सूत्र होता है O3 होता है। तो कह रहा है कि एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, तो इसका ओजोन का एक अणु है, इसका परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा कि जो 3 का नियम था डोब्राइनर ने दिए थे, अष्टक का नियम मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, और आपका जो है अष्टक का नियम न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था जो संगीत के स्वरों पर आधारित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में है, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म से किनका आवर्ती फलन होता है? परमाणु संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु आयतन का, परमाणुविक आकार का। तो याद रखिएगा मोस्ले को छोड़ करके जितने भी सारे वैज्ञानिक ने जो है तत्वों का खोज किया और उसको सजाया आवर्त सारणी में सजाया, वो सभी के सभी परमाणु द्रव्यमान पर सजाते हैं। लेकिन आपके जो मेंडलीफ है इन्होंने जो है अपने क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो है अभी वाला जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाए गए हैं उसके जो है तत्वों को सजाया गया है वो किस गुणधर्म पे है? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें सभी से। तो याद रखिएगा तत्वों की जो संयोजकता होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे? मेंडलीफ जब खोज करना शुरू किए थे उस समय 60 था कि 61 था कि 62 या 63? तो याद रखिएगा, जब मेंडलीफ ने जो है तत्वों की जो आप कार्य करना शुरू किया था उस समय तत्वों की संख्या 63 थी। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। अगर इसको हम लोग तोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ये होता है 2 8 2। तो अंतिम वाला जो इसका होता है तत्व होता है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसका वर्ग होता है। तो यहाँ वर्ग हो जाएगा, समूह 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अब बायोलॉजी के यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये भी 50 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? मतलब पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो वो किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो याद रखिएगा, जो वाष्पोत्सर्जन होता है आपका पौधों में वो आपका पत्तों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो वृक्क जो आपके उत्सर्जन का एक भाग है, उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उत्तेजनशीलता। तो याद रखिएगा, पोषण पे नहीं जाइएगा क्योंकि जो है शरीर में ऊर्जा का निर्माण जो है तभी होता है जब ऑक्सीजन शरीर को मिलती है, यानी श्वसन के दौरान जो है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी जीव हो? तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो मान लीजिए हम लोग तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया तो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन? हरे पेड़ पौधे करते हैं, यानी पादप करते हैं। तो जो है इसमें जो है सभी जीवों के लिए जो आवश्यक हो जाएगा वो श्वसन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सजीव हो अगर वो श्वसन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ये है क्लोरोफिल, लाल रक्त कणिका कण में, वर्णी कण में, लवक में और श्वेत रक्त कण में। तो याद रखिएगा, जो है मैग्नीशियम जो पाया जाता है आपके लाल रक्त कण में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोशिका जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? मतलब जीवन में जो है उपापचयी क्रियाओं के लिए कौन सा आवश्यक है? ए में है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शारीरिक वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, निरंतर जीवन के लिए जो है सभी की जरूरत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मतलब कि अगर मछली का पूछेगा मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो यहाँ पे है किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो याद रखिएगा, मछली में जो होता है जो श्वसन की क्रिया होती है वो आपका गिल्स से होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? मतलब पौधों में जो गैस का निष्कासन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। तो याद रखिएगा, पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। अगला है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो जो पेड़ पौधे में जो रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं वो पुराने जाइलम में रहते हैं। ऐसे कुछ तो छाल में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है इनमें से सभी नहीं है या इनमें से दो नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, पुराने जाइलम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं। अब तो यहाँ पे आप श्वसन मार दीजिएगा फटाक से। तो यहाँ क्या होता है, अगर सांस हम लोग एक बार लिए और छोड़ दिए तो होता है श्वासोच्छ्वास होता है। क्या होता है? श्वासोच्छ्वास होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब जाइलम का क्या काम है? जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम होते हैं पादप में। तो जाइलम का काम है
कि जल का ढोना, जल का वहन करना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो भोजन बन जाते हैं वो पेड़ पौधों के जो है अन्य भागों में तक पहुंचाना, ये आपका जो है फ्लोएम का काम होता है। तो याद रखिएगा, जब भी भोजन बनते हैं तो पेड़ के पत्तियों में बनती है, तो जायरथी फ्लोएम जो होता है भोजन को पौधों के अन्य अंग में जो डालों में जो ऊपर नीचे कहीं भी जो है ऊपर नीचे दोनों की ओर वह अथी जाता है, गति करता है, और जाइलम जो होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। तो याद रखिएगा, जल जो ढोता है वो कौन करता है काम, जाइलम करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg या जो 150 mmHg या 90 mmHg। तो इसका जो होता है प्रकुंचन जो होता है आपका 120 होता है। यानी जो है सामान्य मनुष्य का पूछा जाए कि बीपी जो होता है कितना होता है, तो 120/80 होता है। तो यहाँ पे जो है प्रकुंचन पूछा जाता है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका 120 होगा। अगला है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय में। तो जठर ग्रंथियाँ जो है यकृत में पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो है यकृत से हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की बात करें, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। तो याद रखिएगा कि वृक्क के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को ये हो चले, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी यहाँ सीधे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। ए है ऑक्सीजन, बी है क्लोरोफिल, सी है सौर प्रकाश, और डी है जल। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी ज़रूरत होता है, सूर्य का प्रकाश भी की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो याद रखिएगा, पाचन की जो क्रिया पूर्ण होती है आपका छोटी आंत में होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, वो रिपीटेड क्वेश्चन फिर से वहीं आ गया। अगले प्रश्न की बात करें 19 नंबर, अमीबा का मुख्य भोजन है, मतलब अमीबा का भोजन क्या क्या, शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, शैवाल का जो भोजन अमीबा का जो भोजन होता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, डायटम में एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से पूछ रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हार्मोन जो स्रावित होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो जो भोजन पचता है उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा ये राइट आंसर। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्न्याशय, एड्रिनल। तो यहाँ जो वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि स्थित होता है एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा, जो ऊपर के इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन है ये तीनों जो पादप हार्मोन नहीं होते हैं, यानी कि जो पादप हार्मोन होता है आपका साइटोकाइनिन होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस काम के लिए, मतलब मस्तिष्क का क्या काम होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क का जो है तीनों काम होता है, सोचने के लिए भी इसका उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना
किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, मतलब किस पादप हार्मोन के कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती है, जिब्रेलिन के कारण या साइटोकाइनिन के कारण या एब्सिसिक अम्ल के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पत्तियां जो मुरझा जाती है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्रभाग, मध्य भाग, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो अनुमस्तिष्क होता है वो शरीर के जो है स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है ये कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। वृक्क किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का है कि परिसंचरण तंत्र का है कि उत्सर्जन तंत्र का है कि श्वसन तंत्र का है। तो वृक्क जो होता है आपका ये उत्सर्जी पदार्थ इसमें इकट्ठा रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का यानी सी। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एड्स, बेरी, घेंगा या मधुमेह। तो याद रखिएगा एड्स जो होता है गलत यौन संपर्क बनाने से होता है, और फिर जो है बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, और घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, और मधुमेह जो है आपका इंसुलिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 29 नंबर, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब किसका जो है उपयोग फल पकाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। देखते हैं कि पेड़ पे जो फल वगैरह लगे रहते हैं वो ऑटोमेटिक अपने कुछ दिनों के बाद जो है पकने लगते हैं, तो किसके लिए, या हम लोग जो घर पे यूज करते हैं कोई केला पकाने के लिए, तो वो कौन सा होता है आपका जो है कौन सा रसायन होता है, तो याद रखिएगा एथिलीन के द्वारा जब हम लोग उसको पकाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑक्सीन की तरह है कि जिब्रेलिन की तरह है कि साइटोकाइनिन की तरह है कि विधिरोधक की तरह है। तो याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड के कारण जो देखिएगा कुछ पेड़ पौधे जो है कुछ दिनों के बाद में बढ़ना बंद कर देते हैं, तो क्या होती है कि उसमें एब्सिसिक एसिड जो है बढ़ जाती है, यानी एब्सिसिक एसिड जो होता है आपका विधिरोधक की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, अग्न्याशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। कह रहा है कि मानव मादा के यानी जो मादा होते हैं उसके जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है कि गर्भाशय है कि शुक्रवाहिका है या डिंबवाहिनी है। शुक्रवाहिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये आपके मानव मादा जनन के अंग नहीं है। फिर है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि मलेरिया में होता है कि पैरामीशिया में होता है। तो याद रखिए अमीबा में जो प्रजनन होता है आपका जो विखंडन के द्वारा होता है, ईस्ट में जो है आपका प्रजनन जो होता है वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग रहता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका, यानी नर जो होते हैं फूलों में उसका प्रजनन अंग क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर होता है। कायिक प्रवर्धन संभव है, मतलब कायिक प्रवर्धन कब संभव है, किसके द्वारा संभव है, तो यहाँ है जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो याद रखिए कायिक प्रवर्धन जो है सभी के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकोण। तो याद रखिएगा पराग कोश में जो होता है आपका जो है परागकण होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं, मतलब कि स्त्रियाँ जब यौनारंभ युवावस्था में पहुँचती है तो उसका क्या लक्षण होता है, स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, और इनमें से सभी ये सभी। इसके बाद जो है जो आपकी स्त्रियाँ होती है यौनारंभ में आ जाती है तो इसका जो है क्या होता है, ये तीनों लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, मतलब कि कहाँ रहता है, शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं आपके अधिवृषण में इकट्ठा रहते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला, स्त्रियों के मासिक चक्र एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर जो अंडाशय से बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा जब मासिक चक्र शुरू होती है उसके 14वें दिन जो है परिपक्व अंडाणु निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा पूछे थे, अगर टोटल पूछे तो ऐसे वो 46 गुणसूत्र होता है, जोड़ा नहीं 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ा पूछेगा तो जोड़ा 2 लगा दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के जो पंख होते हैं और जो आपके चमगादड़ के पंख होते हैं वो दोनों जो है ये समवृत्ति अंग कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि 41वें क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। तो याद रखिएगा जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीनों के बने होते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू व घास या ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा हमारा हाथ जो है और कुत्ते का जो आगे वाला हाथ पैर होता है वो दोनों जो है एक समजात अंग होते हैं। हमारे दांत और हाथी के दांत, देखिएगा हाथी के दांत 2 ऐसे निकले रहते हैं सूंड के बगल में, तो वो और हमारे दांत क्या है, एक जैसे होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होती उसकी बनावट। तो यही बात हो जाएगा कि यहीं से गलत हो गया, तो इनमें से सभी होगा नहीं। और आलू देखिएगा, आलू और उसके ऊपर जो होता है वो दोनों बराबर तो होता नहीं, एक जैसे तो होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही है। फिर अगले प्रश्न की बात करें, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेंडल ने जो है वही मटर पे अपना प्रयोग किए थे, इसलिए जो है मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा था या जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा XX जो है ये महिलाओं में गुणसूत्र पाया जाता है और आपका XY जो होता है ये पुरुषों में गुणसूत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, यानी जो है उसके सबसे नज़दीकी किससे होता है अफ्रीकी मानव का? चिंपैंजी से है कि गोरिल्ला से है कि गिलहरी से है या बंदर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चिंपैंजी से उनका जो है नज़दीकी संबंध है। 46 में है, निम्न में कौन एक जलीय आहार है? मतलब कि जल में सभी जीव जल में ही रहते हैं, जैसे घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। तो याद रखिएगा घास तो ये जल में पाया नहीं रहता, बकरी जल में रहता नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं, शैवाल, जलीय कीट और मछली। शैवाल जो आपके जल में ही पाए जाते हैं, जलीय कीट भी जल में और मछली भी जल में। शैवाल को खाते हैं जलीय जीव और जलीय जीव को खाते हैं, जलीय कीट को खाते हैं मछली। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। अगला प्रश्न देखें, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति का जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, सूर्य, पानी, जहाज, कागज, कागज। तो कह रहा है कि प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला होगा कि सूर्य होगा? तो याद रखिएगा आपका सूर्य होगा। सनलाइट से जो है बहुत सारे जो अब हम लोग सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन कर रहे हैं, उससे अन्य जो है उपकरण भी चला रहे हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? वहीं जो लिखे हुए थे जस्ट थोड़ा देर पहले, तो ओजोन का जो होता है आपका सूत्र होता है O3 होता है। तो इसमें देख लेना ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी क्या होता है? जो मांस, मछली और जो शाकाहारी भोजन करते हैं उसको सर्वाहारी कहा जाता है। हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, बी और सी दोनों। याद रखिएगा हिरन तो केवल घास खाता है, तो मांस खाता नहीं है, तो शाकाहारी हो जाएगा। मनुष्य तो सब पादप जो भी गेहूँ वगैरह है ये सब हम लोग खाते हैं, साग भी खाते हैं, तो पादप को भी खाते हैं तो शाकाहारी है गए, और मांस को भी खाते हैं तो मांसाहारी। तिलचट्टा और मनुष्य दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी एवं सी, यानी मनुष्य और तिलचट्टा जो है सर्वाहारी जीव है। 50 और अंतिम क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर होता है कि एड्स होता है कि टाइफाइड होता है कि मलेरिया होता है? मलेरिया तो डेंगू काटने से होता है, और एड्स जो होता है कि गलत यौन संपर्क बनाने से होता है,
और त्वचा कैंसर जो होता है आपका पराबैंगनी किरण के कारण होता है। अगर पूछेगा कि पराबैंगनी किरण को कौन सा रोकता है, तो आपका ओजोन परत रोकता है इसको, ठीक। तो चलिए यही आपका जो है 50 क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने देख लिया। लगभग में जो आपके 150 प्लस क्वेश्चंस को ये मैंने करा दिया होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको ज़रूर मिले, तुरंत मिलेगा।